दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न लिए गए हैं और आपके इस एक वीडियो से आपके जितने भी स्टैटिक जीके में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और सारे प्रश्न को समझते हुए चलिएगा और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको भी हम लोग करने वाले हैं। इस प्रश्न की खास बात यह है, यहाँ पे इस प्रश्नों की खास बात यह है कि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, कह रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो जो दिलवाड़ा के मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है वो किस धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित। किस धर्म से? ये जो मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। और आपसे पूछे कि इन मंदिर का जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इनका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण के बारे में आप लोग ध्यान रखिए, तेजपाल और वास्तुपाल नामक लोगों ने कराया था। तेजपाल और वास्तुपाल ने इसका निर्माण कराया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि निर्माण इसका कब हुआ था? तो 1231 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। कब? 1231 ईस्वी में। स्थित कहाँ है? माउंट आबू पे यहाँ पे स्थित है। और माउंट आबू कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। और माउंट आबू एक राजस्थान में एक अरावली पर्वत पड़ता है। राजस्थान में एक अरावली पर्वत, कई राज्यों में है अरावली पर्वत, लेकिन सर्वाधिक विस्तार यहाँ पे राजस्थान में है। और राजस्थान की एक इसकी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंची सबसे चोटी है यहाँ पे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका नाम है गुरु शिखर। इसका क्या नाम है? गुरु शिखर। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और कितनी इसकी ऊंचाई है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अरावली के सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? राजस्थान में। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है और अरावली पर ही माउंट आबू स्थित है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और देख लेते हैं यहाँ पे साथ में आपसे पूछे कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे कि ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। और आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो तेजपाल और वास्तुपाल ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, कब कराया था? 1231 में इसका निर्माण हुआ था। और आपसे पूछे कि ये माउंट आबू किस पे स्थित है? तो ये अरावली पर्वत पे माउंट आबू स्थित है। और माउंट आबू की सबसे यहाँ पे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो हाइट है कितनी है? 1722 मीटर इसकी हाइट है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे कहाँ हुआ था? तो देखिए, विश्व जो धर्म सम्मेलन है इसका आयोजन 1893 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? शिकागो में। शिकागो कहाँ पे पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे? शिकागो, यूएसए में पड़ता है। और यहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे भारत की तरफ से विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किसने किया था? भारत की तरफ से संबोधित किसने किया था यहाँ पे? तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे संबोधित इसे किया था। और आपसे पूछे तो विवेकानंद के बारे में आप लोग और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाता है विवेकानंद के बारे में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना विवेकानंद 1897 में किया था। और यहाँ पे रामकृष्ण इनके कौन थे? यहाँ पे गुरु थे। तो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी पूछा जाता है। तो वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर था। वेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की हेडक्वार्टर थी। और ये वेलूर मठ कहाँ पे पड़ता है? ये कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पे? कोलकाता में पड़ता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1893 में इसका आयोजन हुआ था। शिकागो में, यूएसए में इसका आयोजन होता है। आप लोग बताएंगे शिकागो की झील के किनारे स्थित है। तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसे संबोधित किसने किया था भारत की तरफ से? यहाँ पे संबोधित विवेकानंद जी ने किया था। और विवेकानंद की चीज़ें में और एडिशनल चीज़ें याद रखेंगे। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेलूर मठ में, कोलकाता में। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो यहाँ पे देखिए हीराकुंड बांध है जो महानदी पे बना हुआ है। महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड बांध। किस नदी पे? महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड बांध।
तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे किस नदी पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड बांध। ठीक, और किस राज्य में आपसे पूछे तो ये उड़ीसा में बना हुआ है। और महानदी की एक विशेषता यहाँ पे हीराकुंड बांध की एक विशेषता है कि ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, ये 25.79 किलोमीटर इसकी लंबाई है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और इसका निर्माण कब हुआ था ये भी आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे हीराकुंड बांध का निर्माण, क्योंकि सबसे लंबा बांध है, फेमस चीज है, तो इसके बारे में डिटेल में भी पूछ सकता है। और नर्मदा यहाँ पे महानदी के बारे में बात करें तो इसके बारे में पूछता है कि यहाँ के उद्गम कहाँ हुआ था, महानदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है। तो महानदी का उद्गम कहाँ पे, सिहावा पहाड़ी से हुआ है। सिहावा पहाड़ी कहाँ पे है, ये रायपुर में स्थित है। कहाँ पे, रायपुर में इसका यहाँ पे उद्गम हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे महानदी की, इसकी लंबाई की बात करें तो 8,885 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलती है। ठीक, और महानदी को क्या कहते हैं, इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। किसे, उड़ीसा का शोक कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं। और बात करते हैं हम, आपसे पूछे कि कटक किस नदी किनारे स्थित है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है, तो महानदी के किनारे स्थित है कटक। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कटक किस नदी के किनारे, महानदी के किनारे। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ये हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है। और किस राज्य में आपसे पूछे बना हुआ है, तो ये उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, महानदी, यहाँ पे हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध। इसकी जो है लंबाई जो है 25.97 किलोमीटर है, 25.79 किलोमीटर। निर्माण 1957 में हुआ था इसका, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और महानदी की बात करें, इसकी लंबाई है कितना, 885 किलोमीटर। और इसका उद्गम की बात करें, महानदी का जो उद्गम है सिहावा पहाड़ी रायपुर से हुआ है। महानदी को क्या कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अनेक तरह के इस पे बांध बना दिए गए हैं, जिससे अब महानदी को उड़ीसा का जीवन रेखा भी कहा जाने लगा है। और कटक किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये महानदी के किनारे कटक स्थित है। ठीक, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे गहनता के साथ सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आपकी तैयारी को सुदृढ़ बनाएंगे। तो चलिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, क्योंकि 21 जून के दिन ही कहाँ होती है, सूर्य किस रेखा पे सीधा चमकता है, ये कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी जो गोलार्ध है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और आपसे पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है ये 22 दिसंबर के दिन, यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। क्योंकि यहाँ से 22 दिसंबर के दिन सूर्य सीधा किस रेखा पे चमकता है, यहाँ पे मकर रेखा पे चमकता है। मकर रेखा आप लोग जानते हैं कि दक्षिण में स्थित है। और आपसे पूछे कि दिन और रात बराबर कब होते हैं, दिन एंड रात बराबर कब होते हैं, तो दिन और रात कब बराबर होगा, जब सूर्य विषुवत रेखा पे होता है। तो ये दो दिन साल में 2 बार बराबर होता है। एक तो 23 सितंबर के दिन बराबर होता है यहाँ पे दिन और रात, और ये 21 मार्च के दिन बराबर होता है। और इस दिन सूर्य किस रेखा पे चमकता है, इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पे चमकता है। विषुवत रेखा आपसे पूछ ले, विषुवत रेखा पे चमकता है या आप लोग बताएंगे 0 डिग्री अक्षांश पे चमकता है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा पे चमकता है। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसीलिए यहाँ पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे अब कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। और मकर रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। और विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। और इस दिन सूर्य कर्क रेखा पे सीधे चमकता है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर के दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। और इस दिन सूर्य सीधे किस रेखा पे चमकता है, मकर रेखा पे चमकता है। और 23.5 डिग्री साउथ देशांतर अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और दिन और रात बराबर कब होता है, 23 सितंबर के दिन और 21 मार्च के दिन सूर्य का किस रेखा पे, विषुवत रेखा पे चमकता है। इस दिन क्या होता है, ये विषुवत रेखा पे चमकता है। और इस दिन क्या होता है, 23 सितंबर और 21 जून के दिन जो है
दिन और रात की अवधि बराबर होती है और 0 डिग्री अक्षांश या फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे चमकता है। जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये भी हिस्ट्री से प्रश्न है। तो जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाया था। आपसे पूछे कब बनाया था? तो 1644 में स्थित बनाया था। जामा मस्जिद आपसे पूछे स्थित कहाँ पे है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और आपसे पूछे कि जामा मस्जिद के बारे में, ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद आपसे पूछे कौन सा है? सबसे बड़ा मस्जिद पूछे तो आपको बताएंगे कौन सा? जामा मस्जिद। ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण भी जो आगरा में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था? ये आपके शाहजहां ने ही करवाया था। मोती मस्जिद या फिर जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। और ये शाहजहां जामा मस्जिद आपसे पूछे दिल्ली में स्थित है, जबकि मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। और एक आगरा में स्थित जामा मस्जिद है। एक आगरा में स्थित जामा मस्जिद है, आगरा की जामा मस्जिद। और इसका निर्माण आपसे पूछे कि किसने कराया था? तो जामा मस्जिद एक आगरा में है और इसका निर्माण जो है जहां आरा बेगम ने कराया था। किसने? जहां आरा बेगम ने कराया था। जहां आरा बेगम ने इसका निर्माण कराया था। और जहां आरा बेगम कौन थी? ये शाहजहां की पुत्री थी। कौन? शाहजहां की ये पुत्री थी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि जामा मस्जिद किसने बनाया? तो आप लोग बताएंगे शाहजहां ने बनाया। आपसे पूछे कब बनाया? तो 1644 में बनवाया था। और ये दिल्ली में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद। मोती मस्जिद का किसने निर्माण कराया? शाहजहां ने कराया था। और आगरा में जामा मस्जिद जो है उसका निर्माण जहां आरा बेगम ने कराया था। और जहां आरा बेगम थी कौन? ये शाहजहां की पुत्री थी, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइमन कमीशन से प्रश्न है। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही है। और इसमें प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? तो देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और साइमन कमीशन के बारे में बात करें, इसका आपसे पूछेगा कि गठन कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 1927 में। और भारत कब आया? आपसे पूछेगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 3 फरवरी और 1928 को ये भारत आता है। 3 फरवरी 1928 को ये भारत आता है। भारत में किस जगह पे आता है? तो ये भी बम्बई में आता है। बम्बई में ये आता है। और साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम आपसे पूछे कि क्या है साइमन कमीशन का अन्य नाम? तो इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। क्यों व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है? क्योंकि इसके सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। अंग्रेज व्हाइट डॉग की जैसे होते हैं ना, इसी वजह से इसे इसमें व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। जैसे व्हाइट कलर के डॉग होते हैं, उसी तरह व्हाइट कलर के अंग्रेज भी होते हैं। तो आप लोग भी उसे समझिए। और देखिए, यहाँ पे नारा लगाया गया, भारत में आने पे इसका नारा कौन सा लगाया गया? इसमें साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक। इस समय साइमन गो बैक के नारे लगाए गए साइमन कमीशन के विरोध में। और यहीं पे जो है लाठीचार्ज हुआ और उस दौरान हमारे नेता यहाँ पे लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इस समय भारत में शासन किसका था? ये भी पूछा जाता है। और इस समय भारत में शासन कर रहे थे इरविन, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे जिस समय आपके साइमन कमीशन आया था, ठीक। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? तो इस दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक। और साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या था? व्हाइट मैन कमीशन इसे कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और साइमन कमीशन का गठन पूछे 1927 में हुआ। आपसे पूछे भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक। और आपसे पूछे कि ये भारत में किस जगह पे आया? तो बंबई में आया। इसमें नारा कौन से लगाए गए? साइमन गो बैक के भारत में नारे लगाए गए इसके विरोध में। और इस समय शासन किसका था? इरविन का शासन था। शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र को कहा जाता है। किसे? अशोक चक्र को कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत के कुछ और सैन्य पुरस्कार हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। सैन्य पुरस्कार भारत के, तो देखिए सर्वोच्च आपसे पूछे सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार की बात करें तो ये है परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र, ये भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। उसके बाद कौन सा है? महावीर चक्र। उसके बाद है महावीर चक्र। उसके बाद है वीर चक्र, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वीर चक्र। फिर उसके बाद फिर आता है अशोक चक्र। अशोक चक्र आता है, अशोक चक्र। उसके बाद फिर आता है आपका कीर्ति चक्र। अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है। उसके बाद आपका
कौन सा चक्र है? उसके बाद आपका आता है सौर्य चक्र। ठीक, तो इतनी चक्र आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। और सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार भारत का आपसे पूछे कौन सा है? तो परमवीर चक्र है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। उसके बाद कौन सा? महावीर चक्र है। उसके बाद कौन सा? वीर चक्र है। ठीक, महावीर चक्र, वीर चक्र, और फिर उसके बाद आ जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। इतने हैं यहाँ पे आपके सैन्य पुरस्कार। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम था वो था सिद्धार्थ, इसका प्रथम नाम था। और कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं भारत में? कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? तो यहाँ पे कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं। चार्ल्स बेबेज, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। चार्ल्स बेबेज कौन है? कंप्यूटर के जनक हैं। और कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? कंप्यूटर की जो भाषा होती है कौन सी, क्या है? तो एक जावा कंप्यूटर की भाषा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। और कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? जावा कंप्यूटर की एक भाषा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ये संबंधित है दूध से। और दूध, यहाँ पे आपसे पूछे दूध की क्रांति कौन कहलाती है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति ये दूध से संबंधित है। या फिर इसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। क्या? ऑपरेशन फ्लड, ये दूध से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात करें तो इसके जनक कौन कहे जाते हैं? जनक कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनके जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक कहे जाते हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन कब होता है? इनका जन्मदिन कब होता है? 29, इनका जन्मदिन 26 नवंबर के दिन होता है। इस दिन क्या मनाते हैं? 26 नवंबर के दिन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कब मनाते हैं? 26 नवंबर के दिन। आपसे पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून के दिन मनाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश अब प्रथम स्थान पे। कौन सा? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में। आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन सा देश करता है? तो भारत विश्व में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। और दूध क्या है ये भी पूछा जाता है। दूध एक पायस है। ठीक, ये पायस का एग्जाम्पल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान से केंद्र कहाँ पे है? ये करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक, और दूध से संबंधित है। डेयरी किससे संबंधित होता है? दूध से। श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड आपसे पूछे, इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन इसके जनक है। और आपसे पूछे जन्मदिन कब होता है? 26 नवंबर के दिन वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है। इस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून। विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत करता है। लेकिन आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, यहाँ पे भारत में कौन सा सबसे ज्यादा राज्य दुग्ध उत्पादन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये 26 नवंबर के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? दुग्ध दिवस मनाया जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद, और ऋग्वेद की एक खास बात है, ये सबसे प्राचीन वेद है। ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा का जनक कहते हैं। संस्कृत भाषा का जनक कहते हैं ऋग्वेद को। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि ऋग्वेद में जो उपयोगी नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में पूछा जाता है कि उपयोगी नदी किसे माना जाता है? तो सिंधु नदी को ऋग्वेद में उपयोगी नदी माना जाता है, सिंधु नदी को। लेकिन आपसे पूछे कि ऋग्वेद में पवित्र नदी किसे माना गया है? पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद के आपसे पूछे कि प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन है? इंद्र प्रमुख देवता है ऋग्वेद में, जिसे क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया। ठीक, पुरंदर कह के इन्हें पुकारा गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? सोम को समर्पित जो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? ये एग्जाम में अभी पूछा गया था। ठीक, तो ये आप लोग बताएंगे। सोम को जो समर्पित मंडल है ऋग्वेद का 9वां मंडल है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और संस्कृत भाषा का
जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, ठीक। और बात करते हैं सबसे उपयोगी नदी ऋग्वेद में कौन सी है? सिंधु नदी है, ठीक। और आपसे पूछे ऋग्वेद के प्रमुख देवता का क्या नाम है? इंद्र है। पुरंदर इन्हें कहा गया। सोम से कौन से मंडल को समर्पित है? नौवां मंडल, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और इस पहले उपदेश देने की महात्मा बुद्ध की घटना को क्या कहा जाता है? पहला उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया उसे क्या कहा जाता है? इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और आपसे पूछे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक, पहला उपदेश पूछे तो आप लोग बताएंगे सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश पूछे तो आप लोग बताएंगे क्या? श्रावस्ती में दिए। कौन सी? श्रावस्ती में दिए, ठीक। और किस भाषा में दिए बुद्ध ने? जो अपने उपदेश हैं वो किस भाषा में दिए थे? तो ये पाली भाषा में देते हैं, अपना उपदेश पाली भाषा में देते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बुद्ध की गृह त्याग कब हुई थी? ये बुद्ध की गृह त्याग की घटना ये 29 वर्ष की, जब बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में थे तभी हो गया। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक। और बुद्ध के देह त्याग की घटना को क्या कहा गया? जब बुद्ध की देह त्याग की घटना हुई तो इसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। उसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। और धर्मचक्र प्रवर्तन यहाँ पे इसे कहा गया, ठीक। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए बुद्ध जी ने? तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। और किस भाषा में ये अपने उपदेश देते थे? तो पाली भाषा में ये अपना उपदेश थे। गृह त्याग की घटना महात्मा बुद्ध की 29 वर्ष की अवस्था में हुई। इसे क्या कहा गया? बुद्ध में यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और देह त्याग की घटना जो है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बॉल पेन का जो सिद्धांत है वो पृष्ठ तनाव सिद्धांत पे ये काम करता है। पृष्ठ तनाव सिद्धांत पे ये बॉल पेन काम करता है। अब आप लोग बताएंगे कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदें जो है गोल क्यों होती हैं? कोई भी पानी की बूंदें आप लेंगे तो गोली होती है और इसकी कारण होता है पृष्ठ तनाव, ठीक। पृष्ठ तनाव इसका भी कारण होता है, ठीक। इसी कारण से ये गोल होती है। और आपसे पूछे कि पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? क्यों किसी चीज में पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है? अणुओं के बीच ससंजक बल कार्य करते हैं। कौन से अणुओं के बीच कौन सा बल काम करता है? ससंजक बल काम करता है पृष्ठ तनाव में, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आपसे पूछे बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पृष्ठ तनाव सिद्धांत पे। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है, ठीक। आपसे पूछे कि अणुओं के बीच कौन सा बल काम करता है? यहाँ पे ससंजक बल काम करता है अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव में, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कि पानीपत का पहला और दूसरा और तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का जो पहला युद्ध है ये 1500 कब लड़ा गया? 1526 में लड़ा गया। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। और पानीपत का जो दूसरा वाला युद्ध था वो 1556 में लड़ा गया। ये 1556 में लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में लड़ा गया, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और पानीपत कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। ये आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, हरियाणा में पानीपत पड़ता है। अब बात करते हैं पानीपत का जो 1526 वाले में यानी कि पहला युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया? बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। किसी? बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक, लड़ा गया। और पानीपत का जो दूसरा वाला युद्ध था वो बैरम खान, अकबर की सेना की तरफ से बैरम खान था और ये हेमू के बीच में लड़ा गया। बैरम खान एंड हेमू के बीच में लड़ा गया। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किसके बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मराठों एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। और जो पानीपत का पहला युद्ध था उसमें विजयी बाबर हुआ था। वी फॉर विजयी बाबर हुआ था यहाँ पे बैरम। और जो पानीपत का दूसरा वाला युद्ध था इसमें विजयी बैरम खान हुआ था, ठीक। इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी बैरम खान हुआ था। और पानीपत का तीसरा वाला जो युद्ध था इसमें विजयी
यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली हुआ था। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और जिसमें विजयी कौन हुआ था, बाबर विजयी था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था, और किसके बीच में लड़ा गया था, तो बैरम खान अकबर की सेना की तरफ से और फिर हेमू के बीच में लड़ा गया, और विजयी बैरम खान हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक, और विजयी कौन हुआ था, अहमद शाह अब्दाली। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो आंखों में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने की घटना रेटिना पे होता है। और नेत्रदान में जब आप दान करते हैं अपना नेत्र दान में, तो आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो यहाँ पे कॉर्निया दान किया जाता है, आंखों का कॉर्निया दान किया जाता है। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो निकट दृष्टि दोष, दो चीजें हैं, एक निकट दृष्टि दोष जिसे क्या कहते हैं, इसे मायोपिया कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। ये इंग्लिश वर्जन भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी निकट दृष्टि दोष ना देके मायोपिया ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक, दूर तो आप लोग जानेंगे तभी तो इसका जवाब देंगे। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे देखिए निकट है तो इसमें कौन सी चीजें नहीं दिखाई देगी, इसमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देगी। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, इसमें निकट की चीजें क्या होती, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आंख में प्रकाश का नियंत्रण करने का काम कौन सा है, यानी कि आंख में एक सीमित मात्रा में प्रकाश जाए, इस चीज का नियंत्रण कौन करता है, तो यहाँ पे आइरिस इसका नियंत्रण करता है। कौन, आइरिस नियंत्रण रहता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो आंखों से संबंधित कुछ बीमारी है, जैसे कौन सा बीमारी हो गया आपका, ट्रेकोमा हो गया, ट्रेकोमा ये आंखों से संबंधित बीमारी है। ट्रेकोमा हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ये आंखों से संबंधित बीमारी हो गया, और मोतियाबिंद हो गया। ये सभी बीमारी किससे संबंधित है, ये पूछता है कि ये बीमारी का संबंध किस अंग से है, तो ये सभी किससे है, आंख से संबंधित है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए, आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। नेत्रदान में आंख के कौन सी भाग को दान किया जाता है, कॉर्निया दान किया जाता है। और आंखों में नियमित मात्रा में प्रकाश जाए, इसका नियंत्रण आइरिस करता है। और निकट दृष्टि दोष जिसे क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दूर दृष्टि दोष जिसे क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ट्रेकोमा रोग का संबंध, ग्लूकोमा रोग का संबंध और मोतियाबिंद रोग का संबंध ये किससे है, आंख से है। ठीक, भारत के पश्चिमी तट को कौन सा सागर स्थित है, तो देखिए ये भारत है, और यहाँ पे पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर स्थित है, अरब सागर स्थित है। ठीक, और यहाँ पे पूर्व में कौन सा है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी स्थित है। कौन सा, बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, हिंद महासागर। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग, हिंद महासागर स्थित है, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए आपसे पूछे कि भारत के पश्चिम में कौन सा स्थित है, तो आप लोग बताएंगे अरब सागर। लेकिन आपसे पूछे पूर्व में कौन सी स्थित है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। लेकिन आपसे पूछे कि भारत के दक्षिण में क्या स्थित है, तो भौगोलिक यहाँ पे कौन सी भौगोलिक चीज स्थित है, तो हिंद महासागर आप लोग बताएंगे। ठीक, तो और आप लोग देखें, अरब सागर को क्या कहते हैं, अरब सागर को कहते हैं कोच्चि की अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, अरब सागर की, यहाँ पे लिख देते हैं। आपसे पूछे कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। किसे, कोच्चि को कहते हैं अरब सागर की रानी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जैसे कौन सी नदी हो गई आपकी, नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, ये यहाँ पे अरब सागर में गिरती हैं। माही नदी हो गई, और आपकी साबरमती नदी हो गई, साबरमती नदी हो गई। ये सब कहाँ गिरती हैं, ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो ये भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी ये भारत के पूर्व की ओर बहती हैं, और भारत में पश्चिम की ओर बहती हैं, और अपना जल किस में गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। कहाँ पे? पेरिस में स्थित है। और पेरिस कहाँ पे, किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को की जो स्थापना है ये 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था स्थापना? लंदन में इसकी स्थापना होती है। और आपसे पूछे कि कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार कौन देने का काम करता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे यूएनओ की, यहाँ पे एजेंसी के रूप में काम करता है। यूएनओ की एजेंसी के रूप में काम करने वाली संस्था जो है, यूएनओ की एजेंसी के रूप में कार्य करने वाली जो संस्था का क्या नाम है? यूनेस्को है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, देख लेते हैं। आपसे पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में इसकी हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में लंदन में हुआ था। कलिंग पुरस्कार देने का काम कौन करता है? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। ठीक, और बात करते हैं यूएनओ की एजेंसी का क्या नाम है? तो यूएनओ की एजेंसी के रूप में काम करने वाली संस्था यूनेस्को है। ठीक, तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में किया जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता का मापन। और ध्वनि की जो तीव्रता होती है सर्वाधिक किस चीज में होती है? सर्वाधिक सबसे तेज किस, सर्वाधिक वेग किस चीज में होती है ध्वनि की? तो ये ठोस में होती है सर्वाधिक वेग। और सबसे कम वेग किस चीज में होती है? ध्वनि की सबसे कम वेग किस चीज में होती है? तो ध्वनि की सबसे कम वेग ये वायु में पाई जाती है। और आपसे पूछे कि ध्वनि की वेग ही नहीं होती, वेग यानी कि ध्वनि चलती ही नहीं है, किसमें? निर्वात में। निर्वात में। इस वजह से आप अंतरिक्ष में जाएंगे, एक दूसरे से वहां पे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माध्यम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो माध्यम होता है एयर होता है, जिसके माध्यम से हम लोग जो बोलते हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो आगे चलती हैं, जिससे हम लोग को सुनाई देता है। और वहाँ पे अंतरिक्ष में वहाँ पे ये होता नहीं है वायुमंडल, तो इस वजह से वहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो हवा में ध्वनि कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है ये आप लोग बताएंगे। हवा में जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है ये आप लोग बताएंगे। तो हवा में जो ध्वनि की चाल होती है 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो देख लेते हैं ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे कम वायु में होता है। ध्वनि का वेग ही, ध्वनि गमन नहीं करता, किसमें? निर्वात में। और हवा में जो ध्वनि की चाल होती है 322 मीटर प्रति सेकंड होती है। विश्व व्यापार संगठन, जिसे क्या कहते हैं? WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1945। आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और जिनेवा कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड में स्थित है जिनेवा। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे WTO में सदस्य कितने हैं? WTO में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो WTO में 164 सदस्य कुल हैं। और यहाँ पे WTO की महानिदेशक हैं, जो महानिदेशक हैं वो कौन है आप लोग से पूछे? तो नागोजी ओंकाजा इवेला इनके महानिदेशक है। कौन? नागोजी ओकोंजो इवेला। इसके क्या हैं? इसके क्या हैं? ये महानिदेशक हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये नाइजीरिया की रहने वाली। कहाँ की? नाइजीरिया की रहने वाली हैं। और बात करते हैं यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना 1945 में किस समिति, यहाँ पे किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई, ये भी आप लोग बताएंगे। किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? तो इसके लिए जो संधि हुई थी उसका नाम क्या? मार्केस संधि। कौन सी? मार्केस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं तो एक संस्था है जिसे क्या बोलते हैं? विश्व पर्यटन निगम। क्या? विश्व पर्यटन निगम, इसे भी क्या कहते हैं? विश्व पर्यटन निगम को भी क्या कहते हैं? WTO कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में स्थित है। मैड्रिड में स्थित है। WTO इसे भी बोलेंगे और WTO इसे भी बोलेंगे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? स्पेन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, मैड्रिड में। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं विश्व
व्यापार संगठन WTO किस स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना किस संधि के द्वारा? मार्केस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सदस्य कितने हैं? 164 सदस्य। महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा आइवेला इसके महानिदेशक हैं। ठीक, किस देश की रहने वाली है? नाइजीरिया की रहने वाली हैं, और ये महिला हैं और नाइजीरिया की रहने वाली है। इसी तरह संबंधित विश्व पर्यटन निगम जिसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मैड्रिड स्पेन में स्थित है। तो दोनों अंतर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी दोनों का शॉर्ट फॉर्म WTO हो रहा है। और सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो सूर्य में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितनी परसेंट सूर्य में पाई जाती है? 71% पाई जाती है। ठीक, और बात करते हैं हीलियम कितनी परसेंट पाई जाती है? तो 26 यहाँ पे 5% हीलियम यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, और जबकि अन्य गैस आपसे पूछे कि कितना पाया जाता है, अन्य गैसों की मात्रा सूर्य में कितनी है? तो ये 2.5% अन्य गैस भी सूर्य में पाए जाते हैं। और सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के जो सतह का तापमान है ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन डी पाई जाती है सूर्य में। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है कितनी है? पृथ्वी एंड सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो ये भी आप लोग बताएंगे, सूर्य के बीच में दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर इसके बीच में दूरी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है 71%, हीलियम पाई जाती है 26.5%, और अन्य गैस पाई जाती है 2.5%। ठीक, और सतह का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस। विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में। और सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सॉरी, और आपसे पूछ लें यहाँ पे सूर्य में कौन सी अभिक्रिया पाई जाती है? तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पाई जाती है। कौन सी? नाभिकीय, सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और जो हीलियम के जो हाइड्रोजन के जो 4 नाभिक मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन यहाँ पे अभिक्रिया होती है। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो जो शिक्षा का जो किंडरगार्टन पद्धति है इसका प्रतिपादन किसने किया था? किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन जो है वो फ्रोबेल ने किया था। फ्रोबेल ने किया था। तो और एक किंडरगार्टन पद्धति क्या है? तो ये पद्धति में क्या होते हैं? बच्चे देख कर सीखते हैं। किससे सीखते हैं? बच्चे देख कर सीखते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, देख देख के सीखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत ही ये पद्धति बहुत ही मतलब अच्छी पद्धति थी कि बच्चे उसमें देख के सीखते थे। ठीक, और प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था भारत में? ये आप लोग बताएंगे। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में कब आया था? तो प्रथम भारतीय शिक्षा नीति जो है वो कब आया था? 1968 में आया था। ये 1968 में आया था। ठीक, और ये इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। किसने? इंदिरा गांधी ने इसे शुरू किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत किसने की? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो इसका शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने किया था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये भी आप लोग बताएंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये भी आप लोग चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति की प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। और प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1968 में ये आया था, और इसे इंदिरा गांधी ने लाया था। और ये किंडरगार्टन पद्धति क्या होती है? इसमें बच्चे देख के सीखते हैं। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने यहाँ पे शुरुआत किया था? तो मैकाले ने किया था, लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा था यहाँ पे? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच नीति को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुंबई में एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके यहाँ पे हेड कौन है? एनसीईआरटी के हेड कौन है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दिनेश प्रसाद सकलानी इसके हेड है। कौन? दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के हेड हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका पूर्ण रूप क्या होता है एनसीईआरटी का? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय, ये एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका यहाँ पे अनुसंधान एंड प्रशिक्षण परिषद, तो ये इसका होता है क्या? प्रशिक्षण परिषद, ये इसका होता है फुल फॉर्म। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। आपसे पूछे एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में किए थे। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। और दिनेश प्रसाद सकलानी इसके हेड हैं। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद इसकी क्या है? ये पूर्ण रूप है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राजस्थान में खेतड़ी की खान क्यों प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी की खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और तांबे से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। और मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया? तो ये आप लोग बताएंगे। सर्वप्रथम प्रयोग किसे किया? तो तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि पीतल का निर्माण कैसे होता है? पीतल का निर्माण कैसे होता है? तो पीतल का निर्माण कैसे है? जब आप तांबा में जस्ता मिला देंगे, तांबा प्लस जस्ता मिलाएंगे तो आपको पीतल मिलेगा। और एक चीज है कांसा कैसे मिलेगा? कांसा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा का निर्माण कैसे होता है? जब आप तांबा में टिन मिला देंगे तो ये आपको कांसा मिल जाएगा। जबकि तांबा में पीतल मिलाएंगे तो जस्ता मिलेगा। ठीक, आपको। और तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तांबा का जो सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक उत्पादन तांबा का चिली में होता है। कहाँ पे? चिली में होता है, यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि राजस्थान में खेतड़ी खान क्यों प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रयोग किस धातु का किया? तो ये प्रयोग सबसे पहले तांबे का ही किए थे। और पीतल, तो पीतल कैसे बनेगा? तांबा में जस्ता मिलाएंगे तो पीतल बनेगा। और कांसा कैसे बनेगा? तांबा में टिन मिलाएंगे तो कांसा बनेगा। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चिली है। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तांबा का मध्य प्रदेश। ठीक, आपसे पूछे कि पंडित रवि का शंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। ठीक, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो ये भी आप लोग नोट करेंगे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बनाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। किसे? बांसुरी बजाते हैं। और अमजद अली कौन से वाद्य यंत्र बनाते हैं? अमजद अली, तो अमजद अली काम है, ये सरोद बजाते हैं, ये सरोद बजाते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो ये तबला बजाते हैं। और जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। और पंडित जसराज का आप लोग बताएंगे किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो पंडित जसराज का संबंध ये मेवाती घराने से हैं। किस घराने से? मेवाती घराने से हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं। साथ में आपसे पूछे कि पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया कौन थे? बांसुरी वादक थे। और अमजद अली का संबंध किससे? सरोद से है। और जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? ये तबला बजाते थे। और मेवाती घराने से संबंध पंडित जसराज, यहाँ पे मेवाती घराने का संबंध है इनका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तानसेन किसके दरबारी संगीतज्ञ थे? तो तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में कितने 9 रत्न? यहाँ पे 9 रत्न रहते थे अकबर के दरबार में 9 लोग रहते थे। और यहाँ पे तानसेन का क्या नाम था? इनका नाम रामतनु पांडे था। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं जो सभी इनके 9 रत्न थे। तो एक तो ये हो गए कौन से? तानसेन। दूसरे आपके हो जाएंगे कौन? आपके बीरबल हो जाएंगे। ये बीरबल कौन थे? तो बीरबल अकबर के दरबार में किस पद पे थे? इनका वजीर के पद पे थे। वजीर के पद पे थे। इनका मूल नाम आपसे पूछा जाता है कि बीरबल का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? महेश दास था। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास था। और तीसरे नंबर पे कौन थे? अबुल फजल।
अबुल फजल, यहाँ पे नाम का कोई क्रम नहीं है, आप लोग ऐसे ही ध्यान रखेंगे। अबुल फजल कौन थे? ये यहाँ पे इनके दरबार में कवि और विद्वान थे। कौन? कवि और विद्वान थे। ठीक, और चौथे नंबर पे आप रखेंगे किसे? आप बताएंगे कि टोडरमल को। टोडरमल कौन थे? तो यहाँ पे ये भी कौन थे? ये अकबर के दरबार में कवि एंड कौन थे? विद्वान थे। कौन? कवि और विद्वान थे। तो इतने ध्यान रखेंगे। और पांचवें नंबर पे आप लोग रखेंगे किसे? कवि और विद्वान। आप लोग फैजी को यहाँ पे बताएंगे। फैजी कौन थे? तो फैजी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और ये कौन थे? कवि थे। और कौन थे? अबुल फजल के भाई थे। कौन थे? अबुल फजल के कौन थे? अबुल फजल के भाई थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे अबुल फजल के भाई। आपसे पूछे कि मान सिंह कौन थे? मान सिंह कौन थे? तो मान सिंह के बारे में ध्यान रखेंगे। ये अकबर के कौन थे? सेनापति थे। मान सिंह अकबर के सेनापति थे। इन्हें छठे नंबर पे सातवां यहाँ पे देख लीजिए। सातवां आप लोग अब्दुल रहीम खान खाना को बताइए। अब्दुल रहीम खान ए खाना को बताइए। तो ये कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना ये अकबर के गुरु भी थे। ये अकबर के शिक्षक थे। कौन? अकबर के शिक्षक भी थे। और अकबर के ये बैरम खान के पुत्र थे। कौन? बैरम खान के पुत्र थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला ये कितने नंबर पे? 8 नंबर पे इन्हें रखिए। मुल्ला दो प्याजा। तो ये कौन थे? मुल्ला दो प्याजा। और ये थे अकबर के दरबार में सलाहकार के पद पे। ठीक, सलाहकार थे। और 9 नवरत्न में से एक थे फकीर अजीजुद्दीन। फकीर अजीउद्दीन थे। ठीक, फकीर अयूद्दीन थे। और ये कौन थे? ये भी अकबर के दरबार में सलाहकार के पद पे थे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में। अकबर के दौरान में नवरत्न बीरबल ये वजीर के पद पे थे। उसका मूल नाम क्या था? महेश दास था। और अबुल फजल ये कौन थे? कवि और विद्वान थे। और टोडरमल कौन थे? ये कवि और विद्वान थे अकबर के दरबार में, नवरत्नों में से एक। फैजी कौन थे? कवि थे। और अबुल फजल के भाई भी थे। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। मान सिंह कौन थे? ये सेनापति थे अकबर के दरबार में। अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन थे? ये अकबर के शिक्षक भी थे। और कौन थे? ये बैरम खान के पुत्र भी थे। बैरम खान 4 साल तक अकबर का संरक्षक रहा था। पानीपत का दूसरा युद्ध भी लड़ा था। मुल्ला दो प्याजा ये सलाहकार थे। और फकीर अजीउद्दीन कौन थे? ये भी सलाहकार के पद पे थे। ठीक, रेशम कीट पाले जाते हैं किस पेड़ पे? तो ये सहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं। सहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं रेशम कीट। और रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? ये सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और रेशम का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? रेशम का जो है सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ये कर्नाटक में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और आपसे पूछे कि विश्व में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है विश्व में? तो चीन करता है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं रेशम कीट पाले जाते हैं किससे? सहतूत के वृक्ष पे रेशम कीट पाले जाते हैं। इनका पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन। और सर्वाधिक उत्पादन रेशम के कौन से राज्य करते हैं? तो कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक उत्पादन आपसे करे पूछता है? तो चीन करता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो शब्द है ये हॉकी में प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछे कि बुली शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं? बुली शब्द तो ये भी प्रयोग किए जाते हैं किसमें? हॉकी में ही। ठीक, आपसे पूछे कि आगा खा कप का संबंध किससे है? आगा खा कप का संबंध किससे है? या फिर आपसे पूछे कि बेटन कप का संबंध किससे है? बेटन कप का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित कप है। और आपसे पूछे कि भारत एंड पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है?
हॉकी है, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय, दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप लोग बताएंगे, हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं प्रति टीम। और हॉकी के परिसर को क्या कहते हैं, तो हॉकी का जो परिसर होता है उसे क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ठीक, हॉकी के परिसर को फील्ड कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ था, हॉकी ओलंपिक में शामिल कब हुआ था, तो हॉकी ओलंपिक में जो शामिल है पूर्ण रूप से 1928 में शामिल हुआ था। ठीक, और बात करते हैं ये कहाँ पे ओलंपिक 1928 में हो रहा था, तो ये एम्स्टर्डम में हो रहा था, एम्स्टर्डम। और आप लोग देखेंगे एम्स्टर्डम में कहाँ पे, हॉलैंड में हो रहा था, हॉलैंड मिलेगा। और हॉलैंड का नया नाम क्या हो गया, नीदरलैंड हो गया। ठीक, नीदरलैंड हॉलैंड का नया नाम क्या हो गया, नीदरलैंड अब मिलेगा। यहाँ पे हो रहा था 1928 में ओलंपिक, यहाँ पे हॉकी को शामिल किया गया पूर्ण रूप से। बात करते हैं पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, हॉकी से। बुली शब्द का संबंध हॉकी से है। आगा खा कप का संबंध हॉकी से। बेटन कप का संबंध किससे, हॉकी से। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है राष्ट्रीय खेल भारत और पाकिस्तान का। और बात करें हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर। परिसर को क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ओलंपिक में कब शामिल हुआ हॉकी, तो 1928 में हो रहा था एम्स्टर्डम में ओलंपिक। और हॉलैंड में, ये नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, यहाँ पे हो रहा था। हॉलैंड का नया नाम हो गया है अब क्या, एम्स्टर्डम, सॉरी नीदरलैंड हो गया है। और सूर्य से पृथ्वी पे जो ऊष्मा का संचरण है वो किस विधि से हो रहा है, वो विकिरण विधि से होता है। किस विधि से, विकिरण विधि से होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और धातुएं जितनी भी होती हैं ये क्या होती हैं, ऊष्मा का सुचालक होती हैं, ये ऊष्मा के सुचालक होती हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऊष्मा के सुचालक होती हैं। जबकि अधातु जितने होते हैं ये अधातुएं क्या होती हैं, ये ऊष्मा के कुचालक होती हैं। ये क्या होती हैं, ऊष्मा के कुचालक होती हैं। और एक धातु आप लोग ध्यान रखेंगे, तो और आपसे पूछे कि अभ्रक को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप का इसमें गुण होता है। आपसे पूछे कि ये ऊष्मा का चालक होती है कि कुचालक, तो ऊष्मा का सुचालक होती है, यानी कि ऊष्मा का चालक होती है। जबकि आपसे पूछे विद्युत का सुचालक होती है कि कुचालक, तो ये विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा चीज होता है, ऊष्मा का अच्छा चालक कौन सा होता है, तो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है चांदी। ठीक, चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। और चांदी का जो परमाणु क्रमांक है Ag है और 47 है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक, और आपसे पूछे कि द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो द्रव में सबसे ऊष्मा का अच्छा चालक होता है पारा। ठीक, तो पारा सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक होता है। ठीक, तो देख लेते हैं आपसे पूछे कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से, विकिरण विधि से होता है। और जो धातुएं होती हैं ऊष्मा के सुचालक होती हैं, यानी कि वो गुड कंडक्टर होती हैं। और जो अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा की कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर होती हैं। और अभ्रक क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। और जिसमें विद्युत का कुचालक यानी कि इसमें गमन नहीं करेगा विद्युत। और ऊष्मा का अच्छा चालक चांदी होता है और इसका सिंबल Ag होता है, परमाणु क्रमांक 47। और द्रव में ऊष्मा का चालक कौन होता है, पारा। अच्छा चालक कौन होता है, पारा होता है। ठीक, परमाणु क्रमांक आप लोग इसका Hg रखेंगे। ठीक, मरकरी Hg। बात करते हैं उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा होने का कारण क्या होता है, तो उत्तर भारत में सर्दियों में जो वर्षा होता है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। किससे, पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पे वर्षा होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में कौन सा है, तो मासिन राम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पे, मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिन राम कहाँ पे है, मेघालय में स्थित है। भारत में आपसे पूछे कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो लद्दाख में होता है भारत में सबसे कम वर्षा। और आपसे पूछे कि लद्दाख में भी कहाँ पे, लेह में यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और कृत्रिम वर्षा में कौन सी चीजें उपयोग की जाती है, कृत्रिम वर्षा में कौन सी चीजें उपयोग की जाती है, तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर यहाँ पे आयोडाइड होता है। ठीक, तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा में।
ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का यहाँ पे यूज किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, ये आप लोग बताएंगे। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा हो कहाँ पे होता है, केरल के मालाबार तट पे। कहाँ पे, केरल के मालाबार तट पे सर्वाधिक वर्षा। और भारत में जो तमिलनाडु में वर्षा होता है, तमिलनाडु में जो वर्षा होने का कारण होता है वो कौन सा वर्षा होता है, यहाँ पे उत्तर पूर्व मानसून होता है। उत्तर पूर्व मानसून होता है और ये लौटता हुआ मानसून इसे कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये वापस आता है मानसून। तब यहाँ पे तमिलनाडु में कौन सा मंडल है, यहाँ पे कोरोमंडल पे यहाँ पे बारिश होती है। ठीक, कोरोमंडल पे यहाँ पे बारिश होती है तमिलनाडु के। और देख लेते हैं उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक, और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिन राम है। यहाँ पे मेघालय में, मासिन राम मेघालय में यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सबसे कम वर्षा लद्दाख में लेह नामक स्थान पे होती है। और कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम में मानसून में केरल के मालाबार तट पे। और यहाँ पे जो तमिलनाडु के कोरोमंडल पे वर्षा होती है, ये उत्तर पूर्व मानसून से होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करेंगे कॉपी में। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था इसका पता। कौन, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताएंगे, तो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये डीएनए का फुल फॉर्म। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये डीएनए का फार्मूला। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि डीएनए क्या होता है, ये कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है, ये कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कोशिका क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और डीएनए में एक शर्करा पाई जाती है, उसका क्या नाम है, तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसके नाम है क्या, पेंटोस नामक शर्करा डीएनए में पाई जाती है। और गुणसूत्र किसके बने होते हैं, ये आप लोग बता दीजिए। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र बनते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्य के शरीर में, 23 जोड़े, या फिर आपसे पूछे कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के शरीर में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान ही रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था। और डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, डीएनए को कहते हैं। ठीक, बात करते हैं डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो पेंटोस नामक शर्करा डीएनए में पाई जाती है। गुणसूत्र की जो होती है वो किससे बना होता है, डीएनए का एंड प्रोटीन से बनके इसका निर्माण होता है। डीएनए और प्रोटीन से डीएनए का यहाँ पे गुणसूत्र का निर्माण होता है। और 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं या फिर 46 गुणसूत्र ये मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मनुष्य में पाए जाते हैं इतने। ठीक, बात करते हैं देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। किसे, क्रिकेट से है देवधर ट्रॉफी का संबंध। भारत 2 विश्व कप जीता। जो पहला विश्व कप है भारत, वो कब जीता और किसकी कप्तानी में जीता, आप लोग बताएंगे। भारत पहला विश्व कप कब जीता, तो ये 1983 में जीता था। और इस समय कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। इस समय कप्तानी कौन किए थे, कपिल देव की कप्तानी में ये जीता था भारत। और दूसरा वाला जो विश्व कप है वो कब जीता था, भारत दूसरा विश्व कप कब जीता था, तो भारत दूसरा विश्व कप 2011 में जीता। और यहाँ पे कप्तान कौन थे, यहाँ पे MS धोनी कप्तान थे, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे कप्तान थे। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ये क्रिकेट से है। और क्रिकेट की 2 यहाँ पे विश्व कप देख लेते हैं। तो जो पहला विश्व कप भारत जीता था 1983 में जीता था, और इस समय कपिल देव कप्तान थे। और विश्व कप दूसरा वाला कप जीता था भारत 2011 में, और इसकी कप्तान कौन थे, MS धोनी थे। ठीक, तो देख लेते हैं रूस की मुद्रा कौन सी है, तो रूस की मुद्रा का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस की मुद्रा यहाँ पे रूबल है। और रूस की राजधानी कौन सी है, रूस की राजधानी का नाम क्या है,
तो रूस की राजधानी का नाम मॉस्को है। मॉस्को रूस की राजधानी है, ठीक। और आपसे पूछे कि रूस की संसद का क्या नाम है, रूस की संसद का नाम बताइए, तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। आपसे पूछे कि रूस के राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन। इनका क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन भाई साहब यहाँ के रूस के राष्ट्रपति हैं, ठीक। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये, अभी आप लोग ध्यान रखेंगे। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, पर अपना मित्र है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है रूस, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शतरंज है। और रूस की महत्वपूर्ण नदी क्या है, रूस की जो महत्वपूर्ण नदी है उसका क्या नाम है, वोल्गा नदी रूस की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विश्व की सबसे गहरी झील क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील, तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है उसका नाम क्या है, बैकाल झील। और बैकाल झील यहाँ पे हम क्यों बता रहे हैं, बैकाल झील क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके रूस में स्थित है, ठीक। रूस में स्थित है, ठीक। तो विश्व में सबसे गहरी झील है बैकाल झील, इससे गहरी झील आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इससे गहरी भी झील देखना चाहते हैं तो मेरे पास एक आइडिया है, आप अपने बाबू सोना की आंखों में देख सकते हैं, ये बैकाल झील से भी गहरी झील वहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। तो देखते हैं अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, मेंडल ने किया था इसके नियमों का प्रतिपादन। और कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया, अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इसका शब्द किसने दिया। तो अनुवांशिकता का शब्द किसने दिया था, ये बेटसन ने दिया था, ठीक। बेटसन ने इसका शब्द दिया था, जबकि नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ आनुवांशिक रोग हैं हमारे पास, वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ आनुवांशिक रोग हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे वर्णांधता हो गया, ये वर्णांधता क्या होता है, ये आनुवांशिक रोग होता है, ठीक। वर्णांधता हो गया और हीमोफीलिया हो गया, ये सभी कौन से रोग हैं, हीमोफीलिया, ये रक्त से संबंधित रोग है। और ये आपके यहाँ पे कैसा रोग है, ये अनुवांशिक रोग है। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, ये गुणसूत्रों की कमी में, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की वजह से हो जाता है डाउन सिंड्रोम रोग, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था और बेटसन ने अनुवांशिक शब्द का प्रयोग किया था। अनुवांशिक कुछ रोग हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अनुवांशिक रोग कौन सा, वर्णांधता अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, डाउन सिंड्रोम रोग कैसा रोग है, ये अनुवांशिक रोग है। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे बसा हुआ है। महानदी की लंबाई आपसे पूछे कितनी है, तो 885 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और महानदी का उद्गम आपसे पूछे कि कहाँ से होता है, महानदी का जो उद्गम है इस सिहामा पहाड़ी से होता है, रायपुर में, सिहामा पहाड़ी रायपुर से इसका उद्गम होता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं महानदी को क्या कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं किसे, महानदी को कहते हैं। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि महानदी पे एक बांध बना हुआ है, विश्व भारत का सबसे बड़ा बांध है कौन सा, हीराकुड बांध, ये महानदी पे बना हुआ है। और ये भारत का, ये किस नदी पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कटक की किस नदी के तट पे बसा हुआ महानदी, 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम कहाँ से होता है, सिहामा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक। सिहामा पहाड़ी रायपुर से इसका उद्गम है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, हीराकुंड बांध को, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा गया। हीराकुंड बांध कहाँ पे, महानदी पे बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध है यहाँ पे हीराकुंड बांध। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हेडलाइट में पूछे कि कौन सा दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं, वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पे वाहनों के हेडलाइट में किए जाते हैं। आपसे पूछे कि सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर किससे चलता है, सूर्य के प्रकाश से चलता है। यहाँ पे
यहाँ पे बिरयानी वगैरह उसमें बन जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे किसमें किसे कौन सा दर्पण होता है, तो ये अवतल दर्पण होता है। इसमें कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, और आपसे पूछे कि अगर दो समांतर दर्पण आप रखे हैं, दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, तो ये आप लोग बताएंगे। दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो दो समांतर के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे दो समांतर दर्पण के बीच में। ठीक, और आपसे पूछे कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को एक ही बिंदु पे एकत्रित कर दे उसे कहेंगे अभिसारी। ठीक, तो ये दर्पण कौन सा होता है, सूर्य, ये अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, ये अवतल दर्पण होता है, अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण होता है, अभिसारी दर्पण। और ये अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, जो प्रकाश को बिखेर दे उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। और अपसारी दर्पण कौन होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये अपसारी दर्पण होता है। और आप लोग दर्पण अगर नहीं समझ रहे हैं तो देखिए ये कौन सा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। कौन सा, ये अवतल दर्पण हो गया। और ये कौन सा दर्पण हो गया, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे अंदर और कलई रहेगा तो ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और देखते हैं आगे, आपसे पूछे कि सिंधु घाटी का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, तो यहाँ पे सिंधु घाटी के प्रसिद्ध यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे। लोथल है सिंधु घाटी का प्रसिद्ध बंदरगाह। और आपसे पूछे कि स्वास्तिक चिन्ह का देन किसे माना जाता है, स्वास्तिक चिन्ह का देन किसे माना, किस सभ्यता को माना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है स्वास्तिक की देन। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में एक खोपड़ी पे शल्य चिकित्सा का शास्त्र, यहाँ पे शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ से मिला था, ये कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा का क्या अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक, आपसे पूछे कि जूते हुए खेत कहाँ से मिले थे, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये भी कहाँ से मिला था, कालीबंगा से मिला था जूते हुए खेत का साक्ष्य। और आपसे पूछे कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, घोड़े के अवशेष का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये सुरकोटरा से मिला था। घोड़े के अवशेष सुरकोटरा से मिला था। आपसे पूछे कि युगल समाधि समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला था, युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये लोथल से मिला था युगल समाधान का साक्ष्य। आपसे पूछे कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, आपसे पूछे चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे रंगपुर एंड लोथल से मिला था चावल का साक्ष्य। कहाँ से, रंगपुर और लोथल से मिला था चावल का साक्ष्य। आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था सूती कपड़े का साक्ष्य। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे सिंधु घाटी का सभ्यता, तो यहाँ पे प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। स्वास्तिक चिन्ह की देन किस सभ्यता को कहा जाता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता को कहा जाता है स्वास्तिक की देन। ठीक, सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से मिला। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में। और जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, तो सुरकोटरा से मिले घोड़े के अवशेष। युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल से मिला। और अवतल चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला, रंगपुर से चावल का साक्ष्य और लोथल से मिला। बात करते हैं गाड़ियों के पीछे की दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और हेडलाइट में कौन सी दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और सोलर कुकर में कौन सा दर्पण होता है, इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो ये अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। दो समांतर दर्पण के बीच में जो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनती है, जो दो समांतर दर्पण रखेंगे उसमें प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनेगी। ठीक, उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। और अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं। और अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं। ठीक, तो रूस की राजधानी, रूस की मुद्रा क्या होती है, रूबल होती है। रूस की राजधानी क्या है, मास्को है। और रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति। और राष्ट्रीय खेल क्या है, शतरंज है रूस का। और महत्वपूर्ण नदी का नाम वोल्गा नदी वहाँ पे बहती है। और गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील है बैकाल झील, रूस में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी झील है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो हेली पुच्छल तारा एक ऐसा पुच्छल तारा है, हेली पुच्छल तारा एक ऐसा तारा है कि इसे 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पूंछ की तरह आकृति होती है, पूंछ की तरह इसकी आकृति होती है, पुच्छल तारा, इसी वजह से कहते हैं। ये अंतिम बार कब दिखा था ये भी आप लोग बताएंगे कि अंतिम बार कब ये दिखा था पुच्छल तारा। तो अंतिम बार इसे देखा गया था 1986 में। और देखे जाने की संभावना कब तक व्यक्त की जाती है? इसके देखे जाने की संभावना कब तक है? तो ये 2061 में शायद इसे देखा जाए। और ये सूर्य के गिर्द परिभ्रमण किस पथ पे करता है? ये आपके परिभ्रमण किस पथ पे करता है? इसका पथ क्या होता है? तो इसका पथ जो होता है ये दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। हेली पुच्छल तारा का जो परिभ्रमण पथ है वो दीर्घ कैसा होता है? वो दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये इसका पूंछ जो होता है, इसका पुछवा जो होता है वो कैसा होता है? ये सदैव सूर्य से दूर होता है, ये सूर्य से दूर होता है। अभी हम बता रहे हैं फिगर बना के कैसे, ये सूर्य से दूर या फिर आपसे कह लें सूर्य के विपरीत होता है। तो देख ले ये आपका दीर्घवृत्ताकार चक्कर हो गया इसका, ये यहाँ पे सूर्य हो गया। और इसका जो हेली पुच्छल तारा है इसका कुछ आकृति इस तरह से होगा, ऐसे। इसका ये जो बनेगा इसका पूंछ जो है दूर की तरफ होता है, ऐसे बाहर की तरफ इसका पूंछ होगा। तो ये भी यही बता रहा है, ऐसे। ठीक, ये आकृति इसकी होगी। बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी डिटेल में प्रश्न लिए गए हैं। और हिस्ट्री से और जियोग्राफी के जो प्रश्न है वो सभी बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ठीक, बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का क्या नाम था? ऋषभदेव था, ऋषभदेव था इनका नाम। ठीक, और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और ये जैन धर्म के संस्थापक थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए। आपसे पूछे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम भी तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था आपका महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बारे में बात करें, महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो ये आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर है। और जैन धर्म के ये कौन थे? वास्तविक संस्थापक थे। इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, क्योंकि इनके भी जब यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक बने थे, जैन धर्म के जो तीर्थंकर बने थे तो वहाँ पे सर्वाधिक यहाँ पे जैन धर्म का विस्तार हुआ था। इस वजह से इनका नाम यहाँ पे ज़्यादा चलता है। और जैन धर्म का आपसे पूछे कि पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आपसे पूछे कौन सा है? तो जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और इसकी रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने इसकी रचना किया था। कौन? कल्पसूत्र की रचना पूछा जाता है एग्जाम में, भद्रबाहु ने किया था। और ये किस भाषा में यहाँ पे काम होता था? यहाँ पे प्राकृत भाषा में यहाँ पे काम होता है। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा में यहाँ पे काम होता है। ठीक, ये जैन धर्म की जो पुस्तक थी ये प्राकृत भाषा में थी। और जैन धर्म में कुछ, तो सबसे पहले इसे हम लोग खत्म करते हैं कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, पूंछ की तरह आकृति होती है। अंतिम बार इसे देखा गया था 1986 में और देखे जाने की संभावना व्यक्त की जाती है 2061 में। और इसका परिभ्रमण पथ जो होता है दीर्घवृत्ताकार होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया। और ये पूंछ सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में इसका पूंछ होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछे या फिर आपसे पूछे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? इनका नाम कौन है? महावीर स्वामी है। और जैन धर्म की जो पवित्र ग्रंथ है कल्पसूत्र उसका नाम है, उसकी रचना कौन की थी? भद्रबाहु। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे वो कौन थे? जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो क्या है? तो जैन धर्म का त्रिरत्न है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ये हैं आपके जैन धर्म के त्रिरत्न। सम्यक दर्शन मतलब अच्छा ज्ञान रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा आचरण करिए, अच्छा देखिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे विभाजन आगे चल के जैन धर्म का विभाजन हो जाता है
दो संप्रदाय में कौन कौन से, एक तो आपके होते हैं श्वेतांबर, एक श्वेतांबर लोग होते हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और एक दिगंबर लोग होते हैं, दिगंबर जो कि क्या होते हैं, ये वस्त्र को यहाँ पे ये अपने दिशाओं को ही वस्त्र मानते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए आपसे त्रिरत्न पूछे जैन धर्म के कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, और यहाँ पे विभाजन किन दो भागों में हुआ था, श्वेतांबर हो गया और एक दिगंबर हो गया, ये जैन धर्म का दो भागों में विभाजन। सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछे कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे क्या कहते हैं, इसे सांझ का तारा कहते हैं, इसे सांझ का तारा कहते हैं, इसे भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे ये पृथ्वी की भगनी कहते हैं। पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की भगनी, यानी कि बहन कहते हैं इस शुक्र ग्रह को। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। ठीक, शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। और आपसे पूछे कि यहाँ पे पृथ्वी के कौन कौन से पड़ोसी ग्रह हैं, ये आप लोग बताएंगे। तो ये एक तरफ तो आपका हो गया शुक्र, ये पड़ोसी ग्रह है, और ये दूसरे तरफ पृथ्वी के, यहाँ पे बीच में पृथ्वी, यहाँ पे बीच में कौन सा ग्रह है, मंगल है। ठीक, बाद में मंगल ग्रह है। तो ये पड़ोसी ग्रह हैं पृथ्वी के। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सबसे चमकीला ग्रह सौरमंडल का कौन सा, शुक्र है। सांझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को। भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को। पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। और तीन सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। ठीक, और बात करें पड़ोसी ग्रह कौन सा है शुक्र के, सॉरी पृथ्वी के, तो एक तरफ है मंगल, एक तरफ है शुक्र, यह पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है, लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में। और यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और कब हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 563 बीसी में, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या, वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है कब हुई थी, तो गृह त्याग कब हुई थी, ये 29 वर्ष की अवस्था में ये आप लोग गृह त्याग कर दिए थे, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। और गृह त्याग की जो घटना है महाभिनिष्क्रमण कही जाती है, महाभिनिष्क्रमण कही जाती है गृह त्याग की घटना। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे आप लोग से बताया ही, पहला उपदेश ये दिए थे कहाँ पे, पहला उपदेश दिए थे कहाँ पे, सारनाथ में। पहला उपदेश दिए थे बुद्ध अपना सारनाथ में, जिसे क्या कहा गया, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, और विश्व ने यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ पे दिए, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक, और ये किस भाषा में अपने उपदेश देते थे, तो ये भी आप लोग, वहाँ पे प्राकृतिक भाषा थी, यहाँ पे पाली भाषा में ये अपना उपदेश देते थे। किस भाषा में, पाली भाषा में उपदेश देते थे। और बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और कब पे, 483 बीसी में, 483 बीसी में इसकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में हुआ था, 1563 में हुआ था। बचपन के क्या नाम था, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। पहला उपदेश कहाँ पे दिए, सारनाथ में दिए, जिसे क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ पे, श्रावस्ती में बुद्ध ने दिया। और किस भाषा में दिए थे उपदेश, अपने पाली भाषा में। और मृत्यु कब हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, और 483 बीसी में हुई थी, 483 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। सौरमंडल की आयु कब है, 4.6 अरब वर्ष है। और सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं, सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं, तो कुल ग्रह 8 ग्रह हैं। जिसमें से आपसे पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह है, जिसे क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मर्क्यूरी कहते हैं। ठीक, बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसे बृहस्पति कहते हैं। क्या, बृहस्पति कहते हैं। और आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम है डीमोस। और डीमोस किस ग्रह का, यहाँ पे मंगल का ये यहाँ पे उपग्रह है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे कौन सा है,
तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है क्या, गैनीमीड। गैनीमीड है इसका सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का। और ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। और आपसे पूछे कि क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में किन दो ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि मंगल एंड बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देख लेते हैं आपसे सौरमंडल की आयु कितनी होती है, 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। कुल ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, और ये मरकरी इसे कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह क्या है, ये बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा उपग्रह पूछे कौन सा है सौरमंडल का, तो डीमोस है। और डीमोस किसका ग्रह है, मंगल का। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है, और ये बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। कौन, प्रतिभा पाटिल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो जो वर्तमान समय में है इनका क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये वर्तमान समय में भी हैं, और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं, वर्तमान भारत की राष्ट्रपति भी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, ये आप लोग बताएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रधान राष्ट्रपति बने थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो उनका क्या नाम था, KR नारायण उनका नाम था। क्या, KR नारायण उनका नाम था। अब आपसे पूछे कि भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम क्या है, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक, नीलम संजीवा रेड्डी ये हैं भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति भी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और भारत के प्रथम पहले दलित राष्ट्रपति कौन है, तो KR नारायण है। और भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो है नीलम संजीवा रेड्डी हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। ये बात किसने बताया, ये बात किसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया। किसने, कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो ग्रह हैं, पृथ्वी एक तरफ है, पृथ्वी एंड एक तरफ है सूर्य, और इनके बीच में जो ग्रह हैं कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इनके ग्रह में है बुध एंड कौन सा, बुध और शुक्र ग्रह। तो इसके बाद कौन सा है, बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर और भी ग्रह यहाँ पे हैं। ठीक, इतने आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं एक खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे। एक खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, तो एक खगोलीय दूरी किसे बोलते हैं, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। किसकी, पृथ्वी एंड सूर्य के बीच की दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर होती है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये बात किसने बताया, तो कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और बात करते हैं आपसे, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध और शुक्र हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में ग्रह। और एक खगोलीय दूरी में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एक खगोलीय दूरी कहते हैं। बाइनरी
बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से अक्षर आपसे पूछे? 0 एंड 1 होता है। बाइनरी भाषा में 0 और 1 होता है। बाइनरी भाषा का उपयोग कहाँ पे होता है? बाइनरी भाषा का जो उपयोग है कहाँ पे होता है? तो कंप्यूटर के डाटा स्टोर करने में, कंप्यूटर के डाटा स्टोर में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर के डाटा स्टोर में इसका प्रयोग होता है, और परिकलन करने में, कंप्यूटर परिकलन करने में इसका उपयोग करता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग लैन का फुल फॉर्म बताएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, आप लोग इसका फुल फॉर्म में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। देख लेते हैं आप लोग, आपसे पूछे कि बाइनरी अक्षर किन कैसे होते हैं, तो 2 होते हैं, 0 और 1, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कंप्यूटर के डाटा स्टोर में इसका उपयोग किया जाता है, और परिकलन करने में। गोवा कब आज़ाद हुआ? तो ये 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ, और इस वजह से 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना? गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो गोवा पूर्ण राज्य जो बनता है 30 मई 1987 को बना। और 30 मई के दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 30 मई के दिन ये गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ अलग चीज़ है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और बात करते हैं, गोवा में सबसे पहले कौन लोग आए? गोवा में सबसे पहले आए थे कौन? भारत में सबसे पहले गोवा में आए कौन? पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली लोग गोवा में सबसे पहले आए। और सबसे अंतिम में कौन लोग गए? सबसे अंतिम में गए कौन? ये पुर्तगाली ही सबसे अंतिम में यहाँ से गए। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सोचिए पुर्तगाली को कितना गाली पड़ा होगा गोवा में। और गोवा की बात करें, और गोवा की राजधानी आपसे पूछे कौन है? तो गोवा की राजधानी आपसे पूछे क्या है? तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी है गोवा की राजधानी। ठीक, और गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गोवा की राजधानी। और बात करते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे, भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे, या फिर आपसे पूछे कि सबसे छोटा तट रेखा कौन सा है? भारत का सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी इसका जवाब क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक, तो देख लेते हैं गोवा कब आज़ाद हुआ। तो 19 दिसंबर 1961 को, और 19 दिसंबर के दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 30 मई 1987 को बना। और 30 मई के दिन कौन सा? गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। नदी कौन सी है? मांडवी नदी के किनारे। और आपसे पूछे गोवा में सबसे पहले आए थे पुर्तगालिया, और सबसे अंतिम में गए थे पुर्तगाली। ठीक, सबसे छोटा राज्य पूछे कौन सा? गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। आपसे पूछे कि केचुआ पालन क्या कहलाता है? आपसे पूछे कि केचुआ पालन क्या कहलाता है? तो वर्मी कल्चर कहलाता है केचुआ पालन। केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, और केचुआ के 4 दिल होते हैं, और स्किन से सांस लेता है केचुआ। और मत्स्य पालन किसे कहते हैं? मत्स्य पालन को क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन पीसी कल्चर कहलाता है। क्या? पीसी कल्चर को मत्स्य पालन कहते हैं। और बात करते हैं रेशम कीट पालन क्या कहता है? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। तो इतनी चीज़ें तो आप लोग याद रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर में होता है, केचुआ का पालन वर्मी कल्चर में होता है, और मत्स्य का पालन पीसी कल्चर में, और रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 10वां प्रश्न है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बहुत ही बड़ा प्रश्न है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ठीक, एक तो एक पार्ट हो गया जिसके परिणाम स्वरूप, यानी कि इसका परिणाम बता रहा है बक्सर के युद्ध का। अंग्रेजों का क्या हो गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो भारत पे जो है वो पकड़ अंग्रेजों की मजबूत हो गई थी।
1764 में हुआ था। अब ये एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसमें भाग कौन कौन लोग लिया था। तो देखिए सबसे पहले तो मीर कासिम ने इसमें भाग लिया था। कौन? मीर कासिम ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। शुजाउद्दौला भाग लिया था इसमें। मीर कासिम शुजाउद्दौला इसमें भाग लिया था। या एक मिनट शुजाउद्दौला इसमें भाग लिया था। और यहाँ पे एक तरफ था शाह आलम, ये मुगल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय, ये भी इसमें भाग लिया था। और ये किससे भिड़े थे ये लोग? तो ये अंग्रेजों से भिड़े थे। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था। कौन? हेक्टर मुनरो। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और समाप्ति किस संधि के समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो इसमें कौन सी संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया था? तो इसे इलाहाबाद के संधि के द्वारा, इसके लिए इलाहाबाद का संधि होता है, इलाहाबाद की संधि, और इसके तहत क्या हुई थी? बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अधिकार हो गया? 1764 में हुआ था। किसने भाग लिया था? तो मीर कासिम एक तरफ से भाग, एक तरफ से शुजाउद्दौला, एक तरफ से क्या लिख दिया? शाह आलम सेकंड भाग लिया था। और एक तरफ था कौन? अंग्रेज का सेना हेक्टर मुनरो। ठीक, एक तरफ हेक्टर मुनरो संभाला हुआ था और एक तरफ से 3 लोग थे। और इसकी समाप्ति किस संधि के दौरान हुई? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई बक्सर युद्ध का। हार्डवेयर क्या हो? कंप्यूटर का ऐसा भाग मतलब कंप्यूटर का नहीं, सभी चीज का ऐसा भाग जिसे हम हाथ से छू सकते हैं। इसमें इसे हम क्या कर सकते हैं? हाथ से टच कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे क्या हो गया, ये तो कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है तो इस वजह से इसका एग्जांपल दे रहे हैं। जैसा क्या हो गया? मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर में मॉनिटर हो गया, इसे हार्डवेयर कहते हैं। मॉनिटर हो गया। और आपका कौन सा हो गया? CPU, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म भी आप लोग लिखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। ये भी कौन सा भाग होता है? ये हार्डवेयर होता है, यानी कि हाथों से छू सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया, और फिर माउस, यहाँ पे माउस, और स्पीकर हो गया। ये सब कैसे डिवाइस हैं? स्पीकर हो गया। और ये आपके कौन सा? मॉडम हो गया, या फिर आप लोग जानते हैं पेन ड्राइव हो गया। ये सभी कौन से? ये प्रिंटर हो गया। ये सभी कौन से पार्ट हैं? ये सभी हार्डवेयर के पार्ट हैं। ठीक, तो हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर क्या है? जिसे हम हाथ से छू सकते हैं उसे कहते हैं हार्डवेयर। जैसे क्या होते हैं? मॉनिटर को छू सकते हैं, CPU को यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को छू सकते हैं, और बात करते हैं कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, और स्पीकर को छू सकते हैं, और मॉडेम को छू सकते हैं, मॉडेम, और फिर पेन ड्राइव को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 को आया था रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा क्या हो गया? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई। और किस एक्ट के तहत हुई? ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया था? इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही। और ईस्ट इंडिया कंपनी पे संसदीय नियंत्रण हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी पे संसदीय नियंत्रण हुआ था। ये 3 चीज़ें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी। और वारेन हेस्टिंग को क्या किया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की संसदीय नियंत्रण हुआ था इसी के तहत। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों ने मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज मिलता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम मिलता है। क्या? थोरियम मिलता है मोनोजाइट बालू में।
बात करते हैं थोरियम की खोज किसने की थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, थोरियम की खोज किसने की थी। तो थोरियम की खोज बर्जीलियस ने की थी। किसने? बर्जीलियस ने थोरियम की खोज किया था। ठीक। और आपसे पूछे कि मोनोजाइट, यहाँ पे मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो मोनोजाइट जो है, मोनोजाइट आपसे पूछे कि किसका अयस्क है, तो ये आपका थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो थोरियम होता है ये कौन सा तत्व है? ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ये रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या? रेडियो सक्रिय तत्व। कौन? ये आपका मोनोजाइट, थोरियम रेडियो सक्रिय तत्व है। और यहाँ पे मोनोजाइट का सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछे कहाँ पे किया जाता है, कि मोनोजाइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो केरल में किया जाता है। कहाँ पे? केरल में। आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो भारत में। और बात करते हैं थोरियम का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो थोरियम का प्रयोग कहाँ पे होगा, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इसका प्रयोग होगा। कहाँ पे? परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इसका प्रयोग होगा। ठीक। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें थोरियम पाया जाता है। थोरियम कैसा तत्व है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने इसका खोज किया था। बर्जीलियस ने इसका खोज किया था। और मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का प्रमुख अयस्क है मोनोजाइट। और इसका प्रयोग किया जाता है थोरियम का, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन केरल करता है मोनोजाइट का, और विश्व में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मोनोजाइट का। ठीक। और बात करते हैं अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था। तो इसको बेचारे को अंग्रेजों ने कैद करके रंगून भेज दिया। रंगून कहाँ पे पहले पड़ता था? बर्मा में। और बर्मा में बात करें तो इसे म्यांमार में रंगून पड़ता है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कब भेजा था? तो ये 1857 की क्रांति जब हुई थी, 1857 की क्रांति जब हुई थी उसके बाद, 1857 की क्रांति के बाद इसे भेज दिया गया था। इनके पिता का, बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था, ये आप लोग बताएंगे। बहादुर शाह जफर के पिता का कौन थे? तो इनके पिता थे अकबर सादिती। कौन? अकबर सादिती ने बहादुर शाह जफर के ये पिता थे। और अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? ये बहादुर शाह जफर, ये कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह। आपसे पूछे कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहादुर शाह जफर, या फिर कह लें कि बहादुर शाह सेकंड, ये अंतिम मुगल बादशाह थे। देख लेते हैं साथ में। और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो रंगून भेज दिया था। ये रंगून लिखा है, रंगून भेज दिया। और बात करते हैं रंगून कहाँ पे पड़ता था? पहले बर्मा में, बर्मा का नया नाम म्यांमार। बात करते हैं पिता का क्या नाम था? तो अकबर सादिती इनके पिता का नाम था। और कब भेजा था इनके? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तभी वहीं पे कैद करके इन्हें वहीं पे भेज दिए थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, इन्हें बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है। ठीक। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। और खुश रहें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।